हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का यहां पर मई 2025 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। पहली बात यह कि जो आपके पेपर में क्वेश्चंस होंगे ना, लगभग आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि मान लो पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से पूछ लिया, तो चैप्टर नंबर 6 के ही सारे क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलेंगे। 15 नंबर का चैप्टर नंबर 6 है, तो हो सकता है 12, 13, 14 क्वेश्चंस सारे चैप्टर नंबर 6 के ही शुरुआत में हो, या 15 के 15 भी स्टार्टिंग में एक ही चैप्टर के क्वेश्चन हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लगभग सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन होते हैं जो ऊपर नीचे शफल हो जाते हैं। आपको यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि ICAI से पेपर बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी, तो उसके अंदर वो ग्रेस मार्क्स भी दे देगा, क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है। और कई जगह ऐसा होता है, जब क्वेश्चन आपके सामने होता है तो उसके दो ऑप्शन सही हैं, तो दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन ठीक कर दो, आपको पूरे नंबर दे देगा। तो यहां पर कैसा भी हो, लेकिन क्योंकि ICAI है तो बना रही है पेपर, तो हम भी सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन आपको ये प्रीवियस ईयर का यानी प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर है, ये सॉल्व करना बनता है। आप खुद भी सॉल्व करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, और बस ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मेनली डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। नीचे कुछ इश्यूज दिए हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील नहीं करता ये बताना है। अब दोस्तों लग रहा है कि ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो सारे ही चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं। 1 to 5 5 नंबर का चैप्टर नंबर 1 है, यही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो माइक्रो वाला कौन सा नहीं है, राइट। डिमांड माइक्रो में होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट माइक्रो में होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपका कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सीए इंटर के अंदर उसको पढ़ लोगे, ये भी माइक्रो होता है। बिजनेस साइकिल आपका चैप्टर नंबर 5 है। कोई बोलता होगा माइक्रो में, वो माइक्रो में नहीं है। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक है, 5 से लेके 10 तक सब मैक्रो है। बिजनेस साइकिल में पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं, देश का रिसेशन, देश का एक्सपेंशन, देश का पीक पॉइंट, देश का डिप्रेशन, पूरी कंट्री के लेवल पे पढ़ा जाता है। आंसर ए यहां पर सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स। अब वीडियो क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो आप पॉज करके सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो। आपको यहां बताना है भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सी लाइन नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट का मतलब होता है फॉल्स है। तो जब सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा होगा, अरे यार कहीं तो पढ़ा है मैंने, सही होगा ये। अरे भाई देखो, ये है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर कहीं अप्लाइड इकोनॉमिक्स आती है, राइट। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है, इको अप्लाइड इको का हिस्सा नहीं होता, तो ध्यान रखना। इसलिए ये वाली लाइन रॉन्ग है और हम इस वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। बाकी सभी आपने पढ़ रखे हैं मेरे साथ। स्पैम मिंट करके मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स याद करने की। स्पैम में एस का मतलब साइंस, पी का मतलब प्रैग्मेटिक, ए का मतलब आर्ट, एम का मतलब माइक्रो, एम का मतलब मैक्रो, आई का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी, एन का मतलब नॉर्मेटिव, और टी का मतलब थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। अपना तरीका रहता है ये याद करवाने का। कमांड इकोनॉमी का दूसरा नाम पूछा हुआ है, इसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोल दो, इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोल दो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोल दो, या सिर्फ प्लान्ड इकोनॉमी बोल दो। दिस विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पर मार्केट का रोल सबसे ज्यादा होता है किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन को लेने के लिए, तो उसका फायदा कौन सा नहीं है भाई साहब। जो ये कलेक्टिव ओनरशिप लिखा है ना, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर मेजर रोल सरकार का ही होता है। बड़े बड़े रिसोर्सेज सरकार ही कंट्रोल करती है, लेकिन छुटपुट रिसोर्सेज, रेडी, पटरी, ठेला, ये प्राइवेट सेक्टर वाले ऑन करते हैं। तो यहां पर कलेक्टिव ओनरशिप होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। किसमें होती है ये? सोशलिस्टिक, चाइना, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सब में। तो बी वाले के साथ चले जाएंगे। जब दिख रहा है ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी का है, तो बाकी पॉइंट पढ़ के फायदा है क्या, किसी और इकोनॉमी के है, तो ये मेरिट तो नहीं है, राइट। हाँ चलो आगे चलते हैं। एन इकोनॉमी एग्जिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्ट। एक इकोनॉमी में दो फैक्ट बताओ जी, फंडामेंटल फैक्ट कौन से होते हैं? सबको पता है यार, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वांट्स, राइट। तो यहां लिखा है ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, गलत, अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, गलत, अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स एज वेल एज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, नहीं,
ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड ठीक है, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, राइट। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल सही, बट रिसोर्सेस आर रिलेटिवली लिमिटेड। स्केयर्स का मतलब लिमिटेड होता है। डी वाले के साथ चले जाएंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां रिलेटिवली ही लिखना होना चाहिए, ठीक है ना। एब्सोल्युटली लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 1 के, खत्म। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अब यहां पर। तो देखो, ये जो फोटो है, ये फोटो नहीं पूछी थी आईसीआई ने, लेकिन मैं आपके रेफरेंस के लिए लगाकर लाया हूं, बताऊंगा आपको यहां पर। कॉमोडिटीज फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। कहता है ऐसी कौन सी गुड्स होती है जिसमें तुम किसी कॉमोडिटी की डिमांड को एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक ही इंक्रीज कर रहे होते हो, ठीक है, ओके। एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, यानी बोलता है कि ऐसी कौन सी कॉमोडिटी है जिसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए। तो यार जितने तुम अमीर हो जाओगे, अमीर बंदा घटिया चीजों को कम खाता है, तो अमीर बंदा डिमांड कम करेगा घटिया चीजों की। घटिया चीजों को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। बी वाला यहां पर ओके रिपोर्ट आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। एक औकात तक हम घटिया चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई साहब कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई है तो घटिया चीजों की डिमांड कम कर दो। अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ नहीं आती तो मैंने चाणक्य 3.0 का वन शॉट रिकॉर्ड किया हुआ है। और दोस्तों बेसिकली अगर आपको बताऊं तो आप देख पाओगे कि मजा आ जाएगा आपको। ये वन शॉट रिकॉर्ड किया हुआ है चाणक्य 3.0 का चैप्टर नंबर 2 का। आप यहां पर जाकर इस कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी, ठीक है जी। एक और आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल। कहते हैं ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिसको सिर्फ स्टेटस शो करने के लिए लोग खरीदते हैं, तो वो होती हैं वेबलेन गुड्स। कौन सी गुड्स होती है? वेबलेन गुड्स। भाई साहब वेबलेन गुड्स के बारे में वेबलेन इफेक्ट हो गया, स्नोब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया, पेपर के अंदर जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको सिर्फ ये फैक्ट रिवाइज करने हो तो टाइमलाइन मैंने दे दी है, जो मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, इस टाइमिंग पर ये वाले क्वेश्चन करा रखे हैं। पीछे टाइमलाइन नहीं थी, ठीक है ना, ये टाइम नहीं है, लेकिन इसके लिए ये टाइमलाइन है। आप जाओ ये चारों इफेक्ट कर सकते हो, और हमारा यहां पर वेबलेन है, ठीक है। थॉर्स्टेन वेबलेन नाम के अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, राइट। आगे पूछता है भाई साहब, एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर विल लीड टू व्हाट। अगर आपको लगता है कि भविष्य में, एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में प्राइस गिर जाएगा, अरे कल प्राइस गिर जाएगा तो मैं कल ही खरीदूंगा ना सामान, आज क्यों खरीदूं? तो मेरे को पता लगा कि कल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो मैं कल टंकी फुल कराऊंगा, आज क्यों करूं? तो कल प्राइस गिरेगा तो कल डिमांड बढ़ाएंगे, आज नहीं बढ़ाएंगे, आज डिमांड गिरा देंगे। तो आज डिमांड गिरा देंगे तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, यानी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है, प्राइस ऑफ ऑन गुड नहीं है, ये फ्यूचर का एस्टिमेटेड प्राइस है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या लिखा है? A consumer buy 100 units of a good at a price of 6 per unit। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है। प्राइस लिखा हुआ है राज्य 6, ओके, साफ सा लिख देता हूं थोड़ा सा। क्वांटिटी लिखी हुई है 100, ओके। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, प्राइस इलास्टिसिटी लिखी हुई है -3, ओके। व्हाट प्राइस विल ही बाय 80 यूनिट्स। कितने प्राइस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो 80 यूनिट खरीदेगा। भैया ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाना है प्राइस इलास्टिसिटी का, जो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। और आप यहां पर देखो इलास्टिसिटी की वैल्यू ये दी हुई है, माइनस के साइन को इग्नोर करके सीधा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। डेल्टा क्यू इन दोनों का डिफरेंस होता है, 100 और 80 का डिफरेंस, सब कुछ प्लस में लेना है। डेल्टा पी इन दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसलिए डिफरेंस आ ही नहीं सकता, डेल्टा पी लिखेंगे। पुराना प्राइस 6 है, पुरानी क्वांटिटी हमारे पास 100 है, राइट। काटा पीटी करेंगे, देखो 20 से कम 20 और 100 काट देंगे तो हमारे पास, सॉरी पुरानी क्वांटिटी हमारे पास, हाँ 100 ही है, ठीक है जी, काट दो, 20 से 5 आ जाएगा। तो ये 6/5 इस तरफ है, डेल्टा पी को ऊपर ले जाओ, 6/5 लिखो, ये 3 इधर आ जाएगा, 1/3, 3 से इसको काट दो, 2/5 आ जाएगा, 0.4। यानी प्राइस के अंदर जो चेंज आया है वो 0.4 का आया है। इसका मतलब प्राइस 0.4 से या तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। अब मुझे इंक्रीज करना है तो मैं प्लस करूंगा, डिक्रीज करना है तो मैं माइनस करूंगा। करूंगा क्या? डिमांड को देख के करूंगा। डिमांड एक्चुअली तुम देख रहे हो 100 से 80 डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ना चाहिए। तो प्राइस जो भी था उसके अंदर ये चेंज इन प्राइस ऐड कर दो,
तो ये वाला प्राइस मेरा आएगा 6 प्लस जो भी 0.4 है, तो 6.4 मेरा आंसर आ रहा है। डी वाले के साथ चला जाऊंगा, दिस विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही निकालते हैं इन क्वेश्चंस को। अगला लिखा है इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ गुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस। देखो जरा ध्यान से, प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? भाई साहब देखो, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों बढ़ रहे हैं। अगर नेगेटिव रिलेशन होता तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती। अगर कोई रिलेशन नहीं होता, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होता, तो इलास्टिसिटी 1 होती। यहां पर लेस देन 1 वाला चल रहा है। लेस देन 1 मतलब इन इलास्टिक डिमांड की यहां पर बात हो रही है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 2 के लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 4 लाइनें लिखी हुई है भाई, कौन सी लाइन गलत है वो आपको पता लगानी है। देखते हैं। गुड्स विच हैव क्लोज और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैविंग हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। जिसके जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। ये चीज फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम पढ़ते भी है। मैंने शॉर्ट ट्रिक कराई थी। नीशु बहुत, क्या बोला, नीशु बहुत नखरे करती है और टीटीपीपी करती है बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये है जी नेचर, आई का मतलब इनकम, एस का मतलब सब्स्टिट्यूट, एच का मतलब हैबिट, यू का मतलब नंबर ऑफ यूज। फिर ये टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर, टाइम पीरियड, पोस्टपोनेंट ऑफ यूज, और पी का मतलब आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। राइट, हमारे पास यहां पर एक तो और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होता है, लेकिन ठीक है। टी का मतलब टाइड भी हो सकता है, टाइड डिमांड जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है, वो पॉइंट्स बताए थे। लेकिन इस पी का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो लिखा है भाई साहब, द ग्रेटर द, अच्छा इसको बोल दूं, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं इसको, राइट। हाँ लिखा है, द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन अ कमोडिटी जनरली द लेसर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है किसी कमोडिटी के ऊपर अगर हम अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन खर्च करते हैं, जैसे कि हम अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन लग्जरी गुड्स पर खर्च करते हैं, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गई, महंगे कपड़े हो गए, जूते हो गए, है ना, या फिर कोई भी लग्जरी आइटम, इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। अरे महंगी चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक नहीं होती। लेस इलास्टिक तो उन चीजों की डिमांड होती है जिस पर तुम ना के बराबर खर्चा करते हो, जैसे कि सस्ते कपड़े, या फिर बटन हो गया शर्ट का, या सुई हो गई, या माचिस की तिल्ली हो गई, बहुत सस्ती चीजें होती है, राइट। इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। तो यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए बी वाला नॉट ट्रू है, सीधा इसके साथ चले जाएंगे। और ये वाला पॉइंट आ रहा था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर से, कंज्यूमर का बजट भी इसको बोल देते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When two goods are complementary, the cross elasticity of demand between them will be negative. कितनी होगी? नेगेटिव। जब दो गुड्स के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, अगर दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो आंसर नेगेटिव आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट कुछ ना हो तो आंसर 0 आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। When total utility is increasing at decreasing rate, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा है। ये लो जी, ये टीयू कर्व है, तो टोटल यूटिलिटी ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्लो रेट से इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए डिक्रीजिंग रेट बोल देते हैं। यहां पर एमयू का क्या होता है? एमयू कर्व इसके साथ ऐसे बनता है। मॉड्यूल में तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैंने क्लास में बना के दिखाया हुआ है। तो हेयर एमयू फॉल्स, ये लाल वाले पोर्शन है, बट पॉजिटिव। इस लाल वाले हिस्से की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे यहां पर हेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेन पॉजिटिव। डिक्रीज तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है। इसके साथ चले जाना, बस खत्म कहानी। अगला लिखा हुआ भाई साहब, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम 100 टू 110, प्राइस पहले 100 था, अब 110 हो गया। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 200, क्वांटिटी सप्लाइड 150 से 200 हो गई। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अरे भैया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। डेल्टा क्यू इन दोनों का गैप, 200 में से 150 माइनस कर दो 50 आएगा। डेल्टा पी इन दोनों का गैप, 110 में से 100 माइनस कर दो 10 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस जो कि 100 है, पुरानी क्वांटिटी जो कि 150 है। अब यहां पर काटा पीटी करनी है, सफेद रंग का यूज कर लूंगा। 50 से 150 काटोगे 3 आएगा, 0 से 0 उड़ा दो तो 10/3 इलास्टिसिटी आ जाएगी। इसको 3.33 या 3.34 बोल सकते हो। इधर अपने पास आंसर है, ये पॉइंट होना चाहिए था, राइट। तो सी वाला विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। बोलते हैं द रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड गुड वाई होल्डिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट। कहता है ऐसा कौन सा रेट है
जहां पर कंज्यूमर एक्स और वाई गुड को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है अगर उसको एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो बढ़ाया है तो कुछ वाई का कंजम्पशन गिराएगा, यानी वो कुछ एक्स की यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए कुछ वाई की यूनिट को एक्सचेंज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। वाई का कुछ सेक्रीफाइस करेगा तभी तो एक्स ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो ऐसा रेट बताओ, दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहां पर हम चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई ड्यू टू चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स लिखते हैं। और यहां पर सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहती है, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो MRS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बी वाले के साथ जाएंगे। अगला, द फॉर्म ऑफ कैपिटल विच परफॉर्म इट्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। आपने देखा 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के खत्म हो गए। अब शुरू है चैप्टर नंबर 3 के, प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के। द फॉर्म ऑफ कैपिटल विच परफॉर्म इट्स फंक्शन इन प्रोडक्शन इन सिंगल यूज एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज्ड। ऐसी कौन सी कैपिटल है जो एक ही बार यूज होती है, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, तो दिस इज द सर्कुलेटिंग कैपिटल मेरे दोस्त। सर्कुलेटिंग कैपिटल रॉ मटेरियल होता है। सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के कौन से ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है सर्वाइवल, फिर ग्रोथ। पहले तो बिजनेस अपना जिंदा रहे, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल, फिर वो ग्रो करे, फिर वो और ब्रांच खोल खोल के एक्सपैंड हो जाए, तो वो आता है जी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। फिटनेस ऑफ एम्प्लॉइज भी इसके अंदर आते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन फिटनेस ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय फिट रहेंगे, एसेट फिट रहेंगे तो कंपनी का सर्वाइवल होगा, वो भी इसके अंदर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू यील्ड। यील्ड का मतलब यहां पर है गिव। अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज टर्म्ड एज, कहता है अलग अलग इनपुट की कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये कौन दिखाता है? ये कौन दिखाता है? मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच के रिश्ते की बात हो रही है राजे। हाँ, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिश्ता होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें इतने इनपुट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। हाँ जी। अगला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 4 लाइनें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कि कौन सी लाइन यहां पर गलत है। तो भाई साहब गलत वाली लाइन को देख रहे हैं तो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, आपने सारे ऑप्शन पढ़े होंगे। यहां लिखा है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो। ये लाइन सीधी गलत है, कुछ पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ये है। आपको अगर पता हो तो एवरेज प्रोडक्ट ऐसा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा होता है। एमपी नेगेटिव हो सकता है, एपी नहीं हो सकता। अगले पे आते हैं, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, देखो जी ये हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, इस पॉइंट के बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, तो थर्ड स्टेज में टीपी गिरना स्टार्ट होता है और थर्ड स्टेज को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि यहां पर एमपी नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो थर्ड स्टेज, द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न विल बी द राइट आंसर। आगे आओ जी, लिखा है जी रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है भाई? रिटर्न्स टू स्केल एक लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी उसको बोलते हैं, है ना। लॉन्ग रन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है बेसिकली। तो यहां रिटर्न्स टू स्केल बोलता है कि हम इनपुट को बदलेंगे तो आउटपुट हमारा बदलेगा। क्या बोले? स्केल मतलब मान लो तुम कि हम चेंज कर रहे हैं स्केल को, तो अपने इनपुट को चेंज कर रहे हैं, उससे हमारा आउटपुट। रिटर्न का मतलब हो गया आउटपुट, राइट। बदले में क्या मिल रहा है? इनपुट तुम लगा रहे हो तो बदले में क्या मिलेगा? आउटपुट, ठीक है ना। हाँ, तो रिटर्न का मतलब यहां पर आउटपुट हो गया। तो बोलता है चेंज इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल। बिल्कुल सही है भैया, ध्यान रखना कि हम यहां पर प्रोपोर्शनेट चेंज की इसलिए बात करते हैं कि जो हमारे इनपुट है, ऐसे नहीं है कि एक इनपुट 10% इंक्रीज हो गया, दूसरा इनपुट 20% इंक्रीज हो गया। हम बात करते हैं सभी इनपुट्स हमारी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे, सभी इनपुट 10% बढ़ेंगे, 20% बढ़ेंगे, सभी इनपुट्स को बराबर के प्रोपोर्शन में चेंज किया जाएगा। हम वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज नहीं करते, वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज किया जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, राइट। यहां पर बी वाला सही रहेगा। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बच्चों को पता होना चाहिए, मैंने बताया था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को बोलते हैं। इस चैप्टर का भी वन शॉट आ चुका है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बढ़िया तरीके से आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों लिखा है बजट लाइन और बजट कॉन्स्टेंट लाइन विच शो द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फैक्टर्स। देखो जी, टू फैक्टर की बात हो रही है, द फर्म कैन बाय, फर्म के बारे में बात हो रही है, फर्म मतलब प्रोड्यूसर। अरे प्रोड्यूसर की बजट लाइन की बात हो रही है, प्रोड्यूसर की बजट लाइन होती है आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन चैप्टर नंबर 3 से ही है, कंज्यूमर का क्वेश्चन नहीं है। अब यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है
और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो बोलता है भाई साहब कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। फॉर एग्जांपल द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ आउटपुट इज व्हाट। देखो जी, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा पूरी टेबल बना के पूरा सॉल्व करता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, आपको कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करना है। क्या बोला है भैया, एएफसी निकालो। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट, जो यहां पर लगेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट जो लिखी है जीरो आउटपुट पे, ये टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, ध्यान रखना जी। और क्या बोलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 200। और मेरे को एएफसी कहां निकालनी है, 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे, इसके सामने निकालनी है। तो आउटपुट मेरा 2 यूनिट हो गया, आंसर मेरा यहां पर 100 काउंट होगा। तो 100 वाला ऑप्शन देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। ये रहा जी बी वाला। अच्छा जी, ऐसे करना, हाँ ऐसे ही करना होता है पेपर में, सीखा है हमने स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पेपर में यही अप्रोच, जल्दी जल्दी वाली अप्रोच करनी पड़ती है। आगे बोलता है भाई साहब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहां होंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का मतलब वो सिचुएशन जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग जाएगा। अब यहां तो कॉस्ट का क्वेश्चन है, तो दोस्तों एक चीज होती है, ये एमपी होता है हमारा, ये नेगेटिव भी जा सकता है, और ये एमसी होता है हमारा, जहां एमपी मैक्सिमम होता है वहां एमसी मिनिमम होता है। कोई कोई टीचर इस बात को बताता है, ठीक है जी। तो बोलता है एमपी फॉल कहां होगा, वहां होगा जहां पर एमसी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी है और देखना है एमसी की वैल्यूज। मार्जिनल कॉस्ट को अगर मैं निकालूंगा, टोटल कॉस्ट है, स्टार्टिंग की वैल्यू डैश होती है, ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी यहां पर है। बाकी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू इसका डिफरेंस होता है। 310 में से 200 माइनस करो, 110। 410 में से 310 माइनस करो, 100। 500 में से 410 माइनस करो, 90। 604 में से 500 माइनस करो, 104। आगे करूंगा ही नहीं, मेरे को दिख गया भाई मार्जिनल कॉस्ट यहां इंक्रीज हो गई, मतलब मेरा एमपी गिरेगा। तो जब मैं 3 से 4 आउटपुट पे जा रहा हूं, तो यहां पर 3 से 4 आउटपुट मेरा आंसर हो जाना चाहिए कि यहां पर मेरे को डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मिल रहा है। तो आपका यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अप्रोच आपको यही रखनी है, मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है। अब भाई ये आ गया, कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एवरेज रेवेन्यू गिवन है आपको 45 और प्राइस इलास्टिसिटी गिवन है 3। अबे इसके ऊपर तो डंके की चोट पे मैंने बोला था क्वेश्चन आता है। ये आपका फॉर्मूला होता है एमआर, एआर और इलास्टिसिटी का। यहां पर आपको एमआर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एआर की वैल्यू 45 है राज्य, इलास्टिसिटी की वैल्यू 3 है। तो 2 बार इलास्टिसिटी आता है, तो हमने ऐसे कर लिया। अब 3 को 45 से काटोगे 15, 3 में से 1 गया 2, तो आंसर 30 आ जाएगा। सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की फीचर कौन सी नहीं है भाई, इन इलास्टिक डिमांड नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 4 लगभग 15 नंबर का होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। फर्म को प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहिए। कब नहीं करना चाहिए, जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना हो रही हो, यानी वो इतना प्राइस रख रहा है जिसमें उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होती, तो वहां पर क्या ही करेगी फर्म प्रोडक्शन करके, राइट। हाँ जी, तो बोलता है इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट, ठीक है। बिहेवियरल प्रिंसिपल करे थे हमने, याद है ना, बिहेवियरल प्रिंसिपल करे थे, हाँ, तो वहां पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ठीक है जी, ओके। विच टाइप ऑफ मार्केट एलोकेट प्रोडक्टिव रिसोर्स टू प्रोड्यूसर एंड हेल्प टू एंश्योर दैट दोज रिसोर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली। कौन सी ऐसी मार्केट है जो प्रोडक्टिव रिसोर्स प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को, फैक्ट्री को? कौन सी मार्केट है भाई? भाई देखो, मार्केट को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, अलग अलग बेसिस पे। एक होती है भाई फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड की जाती है फर्म्स को, ठीक है। एक होती है प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब वो मार्केट जहां पर गुड्स वगैरह मिलती है, मानते हो? हाँ जी, वो गुड्स वगैरह मिलने की मार्केट को बोलते हैं। तो फैक्टर मार्केट में प्रोडक्टिव रिसोर्सेस मतलब लैंड, लेबर वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं फैक्ट्रीज को, इसकी बात हो रही है। जनरल क्लासिफिकेशन में इसको पढ़ाते हैं, कोई स्पेसिफिकली ऐसा बड़ा टॉपिक दिया नहीं हुआ मॉड्यूल में। द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट। आउटपुट को बढ़ाकर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर कमाएंगी? यहां पर एमआरएमसी 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 की बात दी हुई है, तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वाली अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। जब एमआरएमसी के बराबर होगा वहां पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, 2 कंडीशंस होती है। अगला,
व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। कहता भाई डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, तो प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अबे भाई ये देख, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, प्राइस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, प्राइस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, प्राइस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलता है भाई डिमांड बढ़नी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए। लो जी भाई, सप्लाई मैंने कम कर दी, डिमांड मैंने बढ़ा दी, दोनों बराबर करें तो प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कांस्टेंट है। लेकिन इतना ही थोड़ी है, यहां पर इक्वल थोड़ी लिखा है, तीन बातें हो सकती हैं, उसके बारे में तो क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, लेकिन डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी हो, यानी डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, सप्लाई में थोड़ी सी गिरावट हुई है, तो प्राइस तो आपका बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई। या फिर ऐसा भी हो सकता था आपकी डिमांड में जरा सी बढ़ोतरी और सप्लाई बहुत ज्यादा गिर जाए, मतलब डिमांड जरा सी बढ़ी है, सप्लाई बहुत ज्यादा गिर जाए। ये लो जी, डिमांड में जरा सी बढ़ावट हुई है, तो हो सकता है ऐसे में क्वांटिटी कम हो जाए, प्राइस बढ़ जाए। तो आप क्लैरिटी से कुछ नहीं बता सकते, आप इतना कह सकते हो भाई साहब जब जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई गिरेगी ना, ये तो कंफर्म है कि प्राइस बढ़ेगा। तीनों केस में देखो प्राइस बढ़ रहा है। क्वांटिटी का कुछ नहीं कह सकते, क्वांटिटी कांस्टेंट भी रह सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस राइज होगा पक्का है, बट चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन। इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ए वाला हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगले पे चलते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, क्या लिखा है? सुपोज दैट सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1,20,000। टोटल रेवेन्यू एक बिजनेस के मालिक, जिसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, 1,20,000 कमा रहे हैं एंड इज इंकरिंग अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, 95,000। तो भाई उसकी जो कॉस्ट है वो 95,000 है। ओके, इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 30,000 ईयर, ये अर्न कर लेता, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहता है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, अब यहां पर उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट कितनी है? 95,000। ठीक है जी, आप टोटल रेवेन्यू में से अकाउंटिंग कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर दो, तो जो आपके पास पैसा आता है वो, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, पहले देख लो, बहुत सारी चीजें और भी आ सकती थी। ठीक है जी, लेकिन आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करो, जिसमें ये आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये इंप्लिसिट कॉस्ट है। तो मैं देखूंगा टोटल रेवेन्यू मेरा 1,20,000 है, इसमें अकाउंटिंग कॉस्ट 95,000 ये माइनस होंगी। ठीक है, और 30,000 की मेरी और कॉस्ट माइनस होगी। तो 1,20,000 में से मान लो ये मैं अमाउंट माइनस कर रहा हूं, तो 5,000 माइनस का मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपको बताइए, तो ये इकोनॉमिक लॉस है। अकाउंट्स के लेवल पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक्स के लेवल पे आपको लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि अकाउंट्स है ना इस वाली कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, इकोनॉमिक्स करती है इंप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर। तो देखते हैं भैया हमारा कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर स्ट्राइक कर रहा है, बिल्कुल ठीक वाला आ रहा है। यहां लिखा हुआ है द इकोनॉमिक कॉस्ट आर 30,000। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कॉस्ट आर 30,000। नहीं नहीं नहीं, शुरू से पढ़ते हैं। द फर्म इंकर्ड इकोनॉमिक लॉस ऑफ 5,000। इकोनॉमिक लॉस हो रहा है 5,000 को, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां गलत लाइन पूछी है, फॉल्स कौन सी है ये पूछी है, ये तो बिल्कुल ठीक है। द फर्म इज हैविंग अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 25,000। 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। द टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट आर 95,000। अकाउंटिंग कॉस्ट तो 95,000 ही है। कहता है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 30,000 है। नहीं नहीं, इकोनॉमिक कॉस्ट तो 1,25,000 आएगी इनको प्लस करके, ये रॉन्ग है, सी वाले के साथ चले जाएंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर भाई एक टेबल दे दिया, फिर न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया है, बोलता है व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स। देखो जी, क्वेश्चन कहीं का कहीं पहुंचा दिया। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी चला जाता है, मतलब बहुत लंबे समय बाद देखने को मिलता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोला है व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी लिखा हुआ है, 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड की बात हो रही है दोस्तों। टोटल कॉस्ट यहां लिखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट होता है। तो आउटपुट कितना है 20, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू बताओ। तो भाई यहां टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलता है दोस्त, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, 20 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 320। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 0 आउटपुट पे जो भी कॉस्ट लिखी होती है फिक्स्ड कॉस्ट होती है 100।
तो 220 आ गई ना, 220 को 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गई, 11 आ जाता है। कहीं लिखा है 11? और यारा मेरे यारा है, आंसर है 11, है ना। सीरियस लेवल पे नहीं करा रहा मैं इस पेपर को, है ना, थोड़ा सीरियस हो गए, सीधा एग्जाम की कट टू कट बात कर रहा हूं। अगर आपको ठीक लग रहा है यार मैं ठीक कर रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। हाँ भाई, मई वाला पेपर जरूर करके जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, राइट। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर पूछा है बिटवीन 10 एंड 20 यूनिट्स व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट। एमसी पूछा है, 10 एंड 20 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो डेल्टा टीवीसी से भी निकल सकता है, डेल्टा टीसी से भी निकल सकता है। 320 और 220 का डिफरेंस लिखो, 320 220 का डिफरेंस 100 होता है, ओके, अपॉन डेल्टा क्यू आता है। तो डेल्टा क्यू मतलब दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, 20 में से 10 गए तो 10 आंसर आ जाएगा हमारा, 10 ही बन रहा है यहां पर, राइट। 10 कहां लिखा है, थोड़ा सा ऑप्शन यहां ऊपर नीचे हो गया, 10 बन रहा है। तो ए वाले के साथ चले जाएंगे। मैंने फॉर्मूला लगाया है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू वाला, आपको डरना ही नहीं चाहिए वाला फॉर्मूला देख के, है ना। चलो जी, अगले पे चलते हैं। Which of the following is not a feature of monopoly market? चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। मोनोपोली मार्केट में सिंगल बायर होता है, ब्लॉक्ड एंट्री होती है, बैरियर्स होती है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है और मार्केट पावर भी होती है। अच्छा जी, सब कुछ होता है यहां पर, तो है सब कुछ होता है। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक है जो देखने को मिलती नहीं है, बायर नहीं होता, सेलर होता है, दुकानदार सेलर होता है, सिंगल, है ना। तो ऐसे कर करके कंफ्यूज कर देते हैं भाई तुम्हें क्वेश्चन देने में, तो आपको ध्यान रखना है। Which of the following is not a condition of price discrimination? अगर एक कंपनी को, एक फर्म को प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना है, अलग अलग बायर से अलग अलग रेट चार्ज करना है किसी एक कॉमोडिटी के लिए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। लाइक उस कंपनी की सब मार्केट्स होनी चाहिए, मतलब 2 ब्रांच कम से कम होनी चाहिए, सभी ब्रांच यानी सभी सब मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। ऐसी कुछ कंडीशंस है। यहां पर देखते हैं कि कौन सी कंडीशन नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया। तो यह लिखा है It should be possible for buyers of low price market to resell the product to the high price market। मान लो जी, आपने एक मार्केट में अपना माल 9 रुपए का बेच रहे हो, दूसरी मार्केट में अपना माल 15 रुपए का बेच रहे हो, तो बायर 9 का खरीद के इधर खुद जाके 15 का बेच देगा या 14 का बेच देगा। तो कहता है प्राइस जब तुम डिस्क्रिमिनेट करो तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज नहीं होना चाहिए, मतलब तुम ऐसा मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करो कि कोई एक मार्केट से खरीद के दूसरी मार्केट में तुम्हारा ही सामान अपने फायदे के लिए ना बेचते। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बाकी तो मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं है, छोड़ो उस चीज को, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं पढ़ाई भाई। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, क्वांटिटी बेस्ड होती है, राइट। डिफरेंट प्राइस आर चार्ज्ड फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज सोल्ड, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट देखना हो, कस्टमर की लोकेशन देखनी हो तो ये थर्ड डिग्री होती है। इंडिविजुअल कंज्यूमर को देखते हैं तो ये फर्स्ट डिग्री होती है। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक पढ़ा रखा है। किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इज आल्सो कॉल्ड द स्वीजी मॉडल। स्वीजी, पॉल ए स्वीजी नाम के बंदे ने किंग डिमांड कर्व दिया था, तो उसका कॉन्सेप्ट है, दूसरा नाम पूछ लिया। अज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज, अच्छा लिख लो भैया, प्राइस कितना है 3030, क्वांटिटी डिमांडेड 19 है, ओके। व्हेन प्राइस इज 28, प्राइस 28 हो गया, क्वांटिटी डिमांड इज 20। लग रहा है इलास्टिसिटी का क्वेश्चन होगा, राइट, लेकिन कुछ और है। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? एमआर निकालना है आपको, एमआर निकालना है भाई। एमआर तो तब निकलेगा जब तुम पहले टीआर निकालोगे। टोटल रेवेन्यू निकालो प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, तो 30 को मल्टीप्लाई कर लो 19 से, 19 3 57, 570 आ जाएगा। फिर 28 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 28 दूनी 56, 560। एमआर की वैल्यू निकालनी है आपको 20 यूनिट पे, यानी इधर। तो टीआर में जो भी चेंज आया है 560 में से 570 माइनस करो तो -10 आपका एमआर आ गया, राइट। क्वांटिटी में चेंज 1 ही था तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बी वाला आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से रखना भाई, मार्जिनल रेवेन्यू है, माइनस में भी आ सकता है, हमारा माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इन बातों को देखना जरा। अगला, द ओलिगोपोली मार्केट इन विच फ्यू फर्म्स कम टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ऐसी ओलिगोपोली मार्केट जहां पर कुछ फर्म मिलकर अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, खुद प्राइस और आउटपुट या दोनों चीजें खुद एक साथ सेट कर लेते हैं भाई, ऐसी ओलिगोपोली को बोलते हैं हम कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली मतलब ये टीम बना रही है अपनी अलग, राइट। अगला, ड्यूरिंग द अपस्विंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, चैप्टर नंबर 5 पे आ गए, यहां से 5 क्वेश्चन आते हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज क्या? अपस्विंग फेज जो होता है ना, एक्सपेंशन फेज को अपस्विंग फेज बोलते हैं। और दोस्तों इस फेज के अंदर आप देखोगे तो इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, सॉरी इनवॉलंटरी बेरोजगारी जो होती है
वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। अगर यहां पर कोई छोटी मोटी बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी तो या तो वो मिलेगी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और या फिर मिलेगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उन दोनों के नाम भी ध्यान रखने हैं, उन दोनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला बोला है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइन रैपिडली ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। कहता है नेशनल इनकम भी डिक्लाइन होगी और देश के अंदर एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन होगा। कौन से फेज के अंदर, राइट, कौन से फेज में दोस्तों? तो ट्रफ में। तुम बोलोगे सर नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर तो डिक्लाइन होता है डाउन स्विंग में भी। अरे रैपिडली डिक्लाइन, ध्यान रखना, बहुत तेजी से डिक्लाइन होगा, राइट। हाँ, ओके, हाँ, लिखा है इन ऑल काइंड ऑफ बिजनेस द डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल जनरली ऑकर्स एज व्हाट। तो सभी बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, उसमें आपसे मान लो कि बिजनेस साइकिल की फीचर्स पूछी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका ये वाला, ठीक है जी। बोलता है हैविंग परफेक्टली टाइम्ड साइकिल, सबकी टाइमिंग परफेक्ट होती है, रॉन्ग। नो फिक्स्ड टाइम साइकिल, ठीक है, बट आर रेगुलर। हाँ देखो जी, वैसे तो बिजनेस साइकिल हमेशा रेगुलर होना जरूरी नहीं है, इरेगुलर भी होती है, लेकिन कहीं कहीं रेगुलर भी हो जाती है, बट इसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ये लाइन यहां पर सही है। आगे चलते हैं। एन इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर होते हैं, 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर। जो प्रेजेंट के बारे में बताए वो कॉन्करेंट या कोइंसिडेंट इंडिकेटर, जो पास्ट के बारे में बताए वो लैगिंग इंडिकेटर, जो फ्यूचर के बारे में बताए वो लीडिंग इंडिकेटर। तो यही पूछ रखा है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बोलता है एन इंडिकेटर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन एन इकोनॉमी। ऐसा इंडिकेटर जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताए, सारे ही बताते हैं, लेकिन ये लाइन एज इट इज मॉड्यूल में लिखी हुई है को इंसिडेंट इंडिकेटर के बारे में, जो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। क्या लिखा है? विच गिव्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देता है, जनरली देता है कि एक्सपेंशन चल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में। तो प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, ना तो फ्यूचर की बात हुई ना पास्ट की बात हुई। ये समझकर आप कोइंसिडेंट इंडिकेटर को ठीक कर सकते हो। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन को देख के। चलो जी भैया, 5वां क्वेश्चन है बिजनेस साइकिल से, 5 ही क्वेश्चन आते हैं। लिखा है देयर इज अ वॉर गोइंग बिटवीन द कंट्री ए एंड बी। रशिया यूक्रेन टाइप 2 कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है। नाउ करंट ईयर बोथ कंट्रीज हैव साइंड अ पीस एग्रीमेंट। दोनों कंट्री ने अब वॉर खत्म कर दिया, एक साइन कर लिया भैया दोनों देशों में, अब शांति रहेगी और वॉर हैज कम टू एन एंड, वॉर खत्म हो गया। नाउ बोथ कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू रीबिल्ड द लॉस। अब दोनों कंट्री का जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में दोनों कंट्री लगी हुई है। दिस इज कॉल्ड द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। और दोस्तों पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो बिजनेस साइकिल के 2 कोज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कोज में आता है, वहीं से पॉइंट निकल जाएगा। एक्सटर्नल कोज को हम एक्सोजीनियस रीजन भी बोलते हैं, बस वहीं से था क्वेश्चन, ये बड़ा आसान था। अगला क्वेश्चन नेशनल इनकम से है। नेशनल इनकम आपकी 15 नंबर की बनती है। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, यानी जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है भाई? सीएसओ करती है। सीएसओ ये होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्पी। मोस्पी के अंडर में आता है एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके अंडर में आता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर में आता है नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। ये नेशनल इनकम आता है, करता है कैलकुलेट, ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे स्टेट लेवल पर भी नेशनल इनकम का स्टेट इनकम कैलकुलेट होती है, वो इसकी जिम्मेदारी होती है डीईएस की, राइट। और ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ठीक है जी। आ जाओ जी, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, उसके एस्टिमेट जुटाए, तो उससे क्या फायदा नहीं होगा, मतलब कौन सा उसका फायदा और सिग्निफिकेंस नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी होगी बढ़िया तरीके से, इसका 1 शॉट चाणक्य 2.0 में भी अवेलेबल है, राइट। हाँ तो जी हम देखते हैं। इट असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कभी नहीं बताएगा। बच्चे पैदा करने पे नेशनल इनकम रोक नहीं लगा सकते, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी। अब ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, यहां पर इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 3 कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। बच्चे यहां पर कंफ्यूज थे क्योंकि मॉड्यूल के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2 कैलकुलेट करने का है, और आपसे क्या पूछ लिया, इन ईयर 3 आपसे पूछ लिया। तो भाई साहब जीडीपी डिफ्लेटर से कैलकुलेट करते हैं इसको। अगर ईयर 2 में कैलकुलेट करनी है तो सेकेंड ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर माइनस फर्स्ट ईयर का अपॉन फर्स्ट ईयर का मल्टीप्लाइड बाय 100 करके करते हैं। लेकिन यहां थर्ड ईयर का
इन्फ्लेशन निकालना है, इन्फ्लेशन रेट निकालना है, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन रेट। तो थर्ड ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर माइनस सेकंड ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर अपॉन सेकंड ईयर का, पुराने ईयर का नीचे आता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी द फॉर्मूला। तो भाई थर्ड ईयर कौन सा ईयर है, यहां पर ईयर दिए हुए हैं, ये रहे जी, थर्ड ईयर दिया हुआ है। तो थर्ड ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर 144 माइनस सेकंड ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर 125 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके बताओ यार, इनमें से क्या सही आंसर होना चाहिए, मतलब परसेंटेज में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ। 48 क्वेश्चन है, 48 का कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां पर ये आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं भाई, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में जीएनपी की डेफिनेशन क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट है तो भाई एक देश के नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट है। नेशनल्स मतलब रेजिडेंट्स, एक देश के रेजिडेंट, चाहे वो देश में रहते हो या विदेश में हो, उन सबके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया वो ये होता है। लेकिन भाई नीचे लिखा हुआ है, कुछ कुछ ऑप्शंस है, आपको सारे के सारे पढ़ने हैं और फिर देखना कौन सा सही है। पहला पढ़ते हैं, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चे कंफ्यूज जाएंगे यार। भाई देखो जी, यहां तक डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है जीडीपी की, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है। फिर कहता है इसमें इंक्लूड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक में एनएफआई इंक्लूड कर दो तो वो नेशनल बन जाता है। बस ये ट्रिक थी, इसलिए ए वाला ही सही निकल आ गया यहां पर। अगला है जी, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अच्छा, जीडीपीएफसी कैलकुलेट करना है और आपको यहां पर 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर बिल्कुल सही है। तो भाई अगर मैं जीडीपी एमपी में से एनआईटी माइनस करूं, एनपी में से क्या माइनस करूं, एनआईटी, तो मैं एफसी पे पहुंच जाऊंगा ऐसे, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। और जब मैं एनआईटी माइनस करता हूं ना दोस्तों, तो ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं, जीडीपी एमपी माइनस आईटी माइनस सब्सिडीज, क्योंकि एनआईटी का ये फॉर्मूला होता है। और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स तो मेरा माइनस होगा, ठीक है जी, लेकिन सब्सिडीज मेरी प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, सी वाला विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं भाई। ये वो क्वेश्चन है जहां पर आईसीआई ने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई थी, ठीक है, शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, मैंने इसका शॉर्ट बना के भी डाला था। और जब सजेस्टेड आंसर की आई आईसीआई की, तो उसने इसमें कोई आंसर भी ठीक नहीं बताया, बोल दिया नो करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल। यहां पर सारे क्वेश्चन बेसिकली सारे ऑप्शंस गलत अवेलेबल है। तो जब गलत है तो फिर बताओ, मैंने इसके लिए शॉर्ट बनाया था या फिर मैंने इसके बारे में कुछ बात बताई थी आपको, तो कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर पॉसिबली सही लगेगा करेक्शन देखने के बाद, ये आपका काम है। मैंने इसके ऊपर एक मस्त सीए वाला यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट बना रखा है और आपको इसके बारे में आगाह कर रखा है कि सही आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, एक गुट पानी पी लो। तो भाई साहब पर कैपिटा इनकम को मानते हैं, राइट। हाँ, पर कैपिटा इनकम इज द मोर रिलायबल इंडिकेटर, राइट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, पेन का कलर थोड़ा मोटा कर लो ना। हाँ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर देयर कंजम्पशन और सेविंग्स। लोगों के हाथ में जो पैसा बचा होता है खर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, भाई एक बंदे की इनकम 100 रुपए है, उसने 10 का टैक्स दे दिया, उसके हाथ में 90 रुपए बचे हुए हैं खर्च करने के लिए। अब ये खर्च करे या सेव करे, इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। भाई साहब, जब आप ये ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पर्सनल इनकम की कैलकुलेशन हो रही है। पर्सनल इनकम की कैलकुलेशन मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, इन दोनों की इनकम की बात हो रही है, राइट। यहां पर हम पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त ट्रांसफर इनकम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम का यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन, तो दोस्तों इसको भी हम यहां पर ध्यान रखेंगे, राइट। अब देखो जी, जब मैं निकालूंगा पर्सनल इनकम तो उससे पहले मेरे पास प्राइवेट इनकम होगी। प्राइवेट इनकम से मैं पर्सनल इनकम निकालता हूं ना, तो इसमें से मैं माइनस करता हूं रिटेन्ड अर्निंग, जो फर्म के पास रह जाती है, हाउस होल्ड के पास नहीं जाती,
और रिटेन्ड अर्निंग माइनस करते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स ऑन प्रॉफिट आप उसको बोल सकते हो, राइट। तो रिटेन्ड अर्निंग तो वैसे भी पार्ट नहीं होती इस चीज का, राइट। और इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, ये गवर्नमेंट के पास जाने वाली चीज है, हाउस होल्ड की इनकम नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, तो ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर गिवन नहीं है तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम, राइट। तो ए वाले के साथ ही जा रहे हैं। अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन ऑफ द प्राइवेट इनकम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। प्राइवेट इनकम के बारे में कौन सी लाइन सच्ची लिखी है भाई, आपको ये बतानी है यहां पर, राइट। तो दोस्तों नीचे से पढ़ लेता हूं। इट इज द इनकम ऑफ बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर अक्रूड टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। क्या ये डेफिनेशन लिखी है प्राइवेट इनकम की। प्राइवेट इनकम का मतलब प्राइवेट सेक्टर की इनकम, चाहे वो फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो, चाहे वो इंडिया से कमाई हो या बाहर से कमाई हो, सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे चलते हैं भाई। इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट इनकम, जब हम स्टेट इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है ओवरऑल कंट्री के लेवल पे, तो स्टेट इनकम भी कैलकुलेट होती है, राइट। हाँ, तो सर्टेन एक्टिविटीज होती है जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सबको हम बोलते हैं भैया सुपरा रीजनल सेक्टर्स, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होकर जाते हैं, पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के नहीं है। तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है कि इनकी इनकम को कौन से स्टेट में डालें, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर टू बी इंक्लूडेड इन द 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर फॉरेन सेक्टर नहीं आता, तो ध्यान रखना गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर आते हैं। अंडर द केनेजियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन टू द डिमांड फॉर मनी। केनेजियन भाई साहब डिमांड फॉर मनी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते थे, इनकी थ्योरी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। अंडर द केनेजियन थ्योरी, फिर से केनेजियन थ्योरी की बात हो रही है, द अजम्पशन इज दैट कंजम्पशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। यानी इनकम और कंजम्पशन दोनों बढ़ते हैं। केन्स भाई साहब बोलते हैं जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है ना, उससे कम स्पीड से कंजम्पशन बढ़ता है। तो ध्यान रखना कि कंजम्पशन की स्पीड इनकम की स्पीड से कम होती है, राइट। अगर 100% से इंक्रीज होगी इनकम, तो कंजम्पशन 100% से इंक्रीज नहीं होगा, वो कम से 90, 95 ऐसे से इंक्रीज होगा, राइट। हाँ जी, तो बोलता है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 चीजें दी हुई है। एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा बराबर होता है इनका टोटल 1, सबको पता ही होगा, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर चल रहा है आप, राइट। हाँ, फिस्कल पॉलिसी का की फंक्शन कौन सा है? एलिमिनेटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन फ्रॉम सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। दोस्तों बात हो रही है कि कौन से फंक्शन से पता लगता है कि हम फ्लक्चुएशंस को कम कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन से पता लगता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्लक्चुएशन को कम करना, ठीक है, सीधा। 3 फंक्शन होते हैं पब्लिक फाइनेंस के, यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 में गिवन है भाई साहब। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, खत्म कहानी, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड होती है नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, इंडिविजिबिलिटी। ये एक्सक्लूडेबल नहीं होती, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, ध्यान रखना। पे आते हैं, व्हाट डज द टर्म लेमन मीन्स। जॉर्ज अकरलोफ ने लेमन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में है। लेमन का मतलब यहां पर इन्होंने पहले बताया, लेमन का मतलब होता है सेकेंड हैंड गुड्स। अब सेकेंड हैंड गुड्स पुअर क्वालिटी की भी होती है और अच्छी क्वालिटी की भी होती है, डिपेंड करता है भाई सेकेंड हैंड कार है या सेकेंड हैंड मोबाइल फोन है, वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। इन्होंने लेमन गुड्स का मतलब ये बताया। फिर बाद में जाकर इन्होंने बोला नीचे पैराग्राफ चेंज करके कि जो लेमन गुड्स हैं वो पुअर क्वालिटी सेकेंड हैंड गुड्स को बोलते हैं। तो यहां पर आईसीआई के द्वारा ये जो क्वेश्चन दिया गया था, यहां पर पुअर क्वालिटी कहीं पर भी नहीं लिखा। जो ये स्क्रैप्ड यूज्ड कार है, कहीं ना कहीं ये सही आंसर यहां पर नजर आ रहा था, लेकिन स्क्रैप्ड का मतलब भी कबाड़ा है। तो फाइनली आईसीआई ने यह बताया कि ना तो ये सही आंसर है ना ये सही आंसर है, बी वाले को आप सही आंसर मान लो, क्योंकि क्लैरिफिकेशन यहां पर थी भी नहीं। अब भाई किसी बंदे ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, जॉर्ज अकरलोफ नाम है पहली बात तो, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लेना, ये फाइनल है जो अब बता रहा हूं। आईसीएआई ने अपनी आंसर की के अंदर भाई इसको ठीक कर दिया, तो आप इसको ठीक मान के चलोगे कि पुअर और गुड कोई भी हो, सेकेंड हैंड गुड को लेमन बोलेंगे, और जो न्यू गुड होती है उसको वैसे चेरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चेरी वर्ड बुक में नहीं है। अगला, द स्टैट्यूटरी डिस्क्लेमर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये सरकार बोलती है कि लेबलिंग ठीक से करो, कोई भी सामान बेच रहे हो या म्यूचुअल फंड बेच रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी दो। तो इंफॉर्मेशन फेलियर से बचने के लिए सरकार ऐसा करती है।
तो इंफॉर्मेशन फेलियर को करेक्ट करने का तरीका था। आर्टिकल 112 में गवर्नमेंट बजट के बारे में नहीं लिखा, बजट नाम का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, इसकी जगह लिखा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान दें, यहां लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट। जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो नीचे में से क्या प्रेजेंट नहीं किया जाता? तो भाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो अभी करंट ईयर चल रहा है, इसके जो एक्चुअल खर्चे हैं ये पेश नहीं किए जाते, क्योंकि ये तो तब पेश होंगे ना जब ये ईयर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही ईयर खत्म हो जाएगा तब इसका नाम प्रीवियस हो जाएगा, है ना। तो कभी भी एक्चुअल का प्रेजेंट नहीं होता। आगे बोलता है भाई ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, यही सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट भी बनाता है। ध्यान रखना भाई साहब। अगली बात कर रहे हैं, अच्छा पहले से लगा हुआ है क्वेश्चन। ओहो, ड्यूरिंग द बजट प्रोसीडिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जब देखो जी लोकसभा का जो हेड होता है वो उसका स्पीकर होता है, जब बजट की डिस्कशन चल रही होती है, अलग अलग स्टेट अपनी डिमांड फॉर ग्रांट कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, ठीक है, उसकी डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर बात करने के लिए। चाहे जब लिमिटेड टाइम क्रॉस हो जाता है तो उसकी डिमांड फॉर ग्रांट डिस्कस हुई या नहीं हुई, उस पर सिर्फ वोटिंग होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गिलोटिन। सीधा आंसर लगा हुआ, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बोलता है कौन सी लाइन नॉट ट्रू है? जब नीचे वाली लाइन देखूंगा तो फॉल्स पूछा है। यहां लिखा है फिस्कल पॉलिसी सप्लाइंग साइड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सप्लाई साइड पॉलिसी है, तो ये बात यहां पर फॉल्स है। फॉल्स क्यों भाई? फिस्कल पॉलिसी आप देख रहे हो डिमांड साइड पॉलिसी होती है जनरली। टैक्स बढ़ाते हो तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है, टैक्स कम करते हो तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है ना। तो ऐसा ही होता है, डिमांड साइड पॉलिसी होती है। लेकिन ये लाइन यहां पर फॉल्स है, फिस्कल पॉलिसी सप्लाई साइड पॉलिसी, राइट, ठीक है। आगे लेकिन फिस्कल पॉलिसी को सप्लाई साइड पॉलिसी बना भी सकते हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, व्हाट इज द टर्म वाई रिप्रेजेंटिंग द दिस? अरे ये इक्वेशन दी हुई है, मनी डिमांड एमडी का मतलब के प्रोपोर्शन ऑफ पी वाई, याद आना चाहिए आपको। मनी डिमांड की इक्वेशन है, पी का मतलब यहां पर प्राइस लेवल है, राइट, और वाई का मतलब यहां पर इनकम है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई साहब कौन सी इनकम है? वाई, वाई की फुल फॉर्म बतानी है भाई, रियल नेशनल इनकम है, रियल नेशनल इनकम। पी और वाई को नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। ये केनेजियन थ्योरी के अंदर मनी मार्केट वाले चैप्टर के अंदर है, यूनिट नंबर 1 में। बैंक अवेलिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कैन यूज अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मच ऑफ एसएलआर? एसएलआर का कितना परसेंटेज यूज कर सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में? क्वेश्चन भी उसको समझ में आएगा जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रखा होगा, राइट। 1% कर सकते हैं आपके मॉड्यूल के हिसाब से, लेकिन ये मॉड्यूल के हिसाब से आपको कर। अगला क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल आ गया, पूछता है कैलकुलेट करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितना पैसा है? पहले देखो देश में पैसा कितना है। देश में नोट और कॉइन सारा प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, फिर जो भी पैसा बैंक के पास है इन दोनों को माइनस कर देना, आपके पास पब्लिक का पैसा आ जाएगा। ये वाला वैल्यू आएगा, मुझे याद है इसलिए बी वाला ठीक बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है लिक्विडिटी ट्रैप ऑकर्स व्हेन? लिक्विडिटी ट्रैप कौन सी सिचुएशन होती है भाई? जब इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, लोग बैंक में पैसा नहीं जमा कराते, कहते हैं क्या ही इंटरेस्ट मिलेगा बैंक के अंदर पैसा जमा कराने से, अपने पास कैश रख लेते हैं। तो लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन हो जाती है जब इंटरेस्ट रेट नियर जीरो यानी बहुत कम पहुंच जाता है और लोग प्रेफर करते हैं अपने पास कैश इंस्टीड ऑफ बॉन्ड्स वगैरह, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते। व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टाइम डिपॉजिट रेशो टू डिमांड डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट अपॉन डिमांड डिपॉजिट की जो रेशो है, इसका बैंकिंग सिस्टम पे और मॉनेटरी एक्सपेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों जितने ज्यादा टाइम डिपॉजिट होंगे बैंक के अंदर, यानी जितने ज्यादा फिक्स डिपॉजिट होंगे, तो बैंक उतना पैसा अपने पास देख रही होगी कि हाँ भाई उतना पैसा इसके पास बचा हुआ है, बहुत ज्यादा है, उसको लोन पे देगी। तो इससे क्रेडिट फैसिलिटी और बैंकिंग फैसिलिटी भविष्य के अंदर इंप्रूव होने वाली है। तो इट विल लीड टू हायर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रिजर्व विद बैंक। बैंक के पास रिजर्व बढ़ेगा, लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, और फिर बैंक इसको आगे लोन पे देगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा इसकी वजह से, देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी मल्टीपल अमाउंट से, ठीक है, मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस होता है। अगला लिखा भाई ब्रॉड मनी इंक्लूड करेंसी डिपॉजिट विद अग्रीड मैच्योरिटी अप टू डैश ईयर्स, डिपॉजिट रिडीमेबल एट नोटिस अप टू डैश मंथ्स, एंड रिपर्चेस एग्रीमेंट मनी मार्केट फंड शेयर। ये भाई साहब टाइमिंग की गेम है, आपको यहां पर मॉड्यूल की सीधी सीधी लाइन उठा के रख दिया है, टाइमिंग की गेम है, मैं बताता हूं भाई, ठीक है। ब्रॉड मनी इंक्लूड करेंसी डिपॉजिट विद अग्रीड मैच्योरिटी अप टू द 2 years, राइट। हाँ, डिपॉजिट रिडीमेबल
at notice up to 3 months and repurchase agreement money market fund share unit debt security up to 2 years. This will be the right answer. आप देख लेना मॉड्यूल क्या, तुमने मनी मार्केट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही लग जाएगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is not included in the M1? M1 मनी सप्लाई के 4 मेजर होते हैं, M1, M2, M3. तो M1 में होता है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. ये नहीं होता, सी वाला नहीं होता टाइम डिपॉजिट. ठीक है. Which of the following is not one of the 4 determinant of Friedman demand for money? फ्राइडमैन यानी फ्रेडमैन की एक डिमांड फॉर मनी की थ्योरी थी. यहां पर 4 डिटर्मिनेंट थे दोस्तों, और आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यहां पर नॉमिनल डिमांड फॉर मनी फॉल्स इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात ही नहीं करता था, इन्फ्लेशन के बारे में बात करता था, प्राइस के बारे में बात करता था, इनकम के बारे में बात करता था. ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ये बात नहीं करता था, बाकी और लोग तो करते थे. राइट. हाँ जी, हाँ, वैसे इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं बोला था इन्होंने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल कौन सा नहीं है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल वो टूल होता है जो पूरे देश की मनी सप्लाई को एक बार में अफेक्ट कर दे. यानी जो चेंज हो तो पूरे देश के लिए चेंज हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए चेंज ना हो. तो दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होती है ये पूरे देश के लिए चेंज बेसिकली बोलते हैं कि नहीं होती है. ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए इसको चेंज किया जा सकता है. डी वाला है बस. फॉर्मूला बताना भाई ट्रू है, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो फॉर्मूला बता पाएगा. ठीक है, ठीक है ना, सिखाने वाली बात है दोस्तों. जितनी भी रेपो रेट बैंक के लिए डिसाइड की जाती है उसमें से 1% कम कर दो, उतना रिवर्स रेपो रेट डिसाइड किया जाता है. ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को लोन देगा, और ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंक का पैसा अपने पास डिपॉजिट रखेगा. ठीक है, तो अपने पास डिपॉजिट रखता है वो रेट कम होती है, जो लोन देता है आरबीआई उस वो रेट ज्यादा होती है जनरली. 20 क्वेश्चन रह गए हैं. इन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड में आ गए हैं. कौन सी लाइन सही है? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की जो थ्योरी थी, एब्सोल्यूट वाली दी स्मिथ ने, कंपैरेटिव वाली दी रिकार्डो ने. तो कौन सी लाइन यहां पर सही है, बस आपको वो बतानी है. ठीक है जी. इट इज बेस्ड ऑन द मनी कॉस्ट. मनी कॉस्ट के ऊपर जो बेस्ड थी वो मॉडर्न हिक्सचेयर ऑल इन वाली थी. ठीक है ना, ये गलत हो गई. इट इज पॉजिटिव इन नेचर, ये नॉर्मेटिव इन नेचर थी. ठीक है, ये भी गलत हो गई. तो ये नॉर्मेटिव है, ये ठीक है. डू नॉट टेक अकाउंट फॉर द फैक्टर प्राइस डिफरेंस. फैक्टर प्राइस डिफरेंस की इसने बात ही नहीं की. ठीक है ना, फैक्टर प्राइस डिफरेंस की बात तो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी में हो रही थी हिक्सचर ऑल इन में. तो 3 और 4 की बात कर रहे हैं, ये ठीक है. 3 और 4 यहां पर लिखा हुआ है, इसके साथ जिस बच्चे ने पढ़ी होगी उसको पता होगा. द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज एनहांस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग इट इंक्रीजेस. व्हाट इफेक्ट इज दिस? इंटरनेशनल में दिया हुआ लास्ट के अंदर कि जब लोग किसी चीज को ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे कि व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं, तो नेटवर्क इफेक्ट है एक तरीके से. राइट. और ये कौन सा नेटवर्क इफेक्ट है? दिस इज द बैंड वैगन इफेक्ट. ठीक है ना, पॉल क्रुगमैन की थ्योरी के बाद दिया हुआ था लास्ट में. एड वैलोरम टैरिफ कौन सा होता है भाई? परसेंटेज वाले इंटरनेशनल ट्रेड में जो टैरिफ लगता है उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैरिफ. तो यहां लिखा है परसेंटेज वाला लिखा हुआ है, बस परसेंटेज में जो लगता है वही वाला होता है. और टैरिफ दैट इज सेट सो हाई नो इंपोर्ट कैन एंटर. इतना टैरिफ सेट कर दो कि विदेशी माल इंडिया में यानी हमारे देश में आ ही ना पाए. तो वो कौन सा टैरिफ होता है? वो होता है प्रोहिबिटिव टैरिफ. प्रोहिबिटिव का मतलब बंद. विच ऑफ दीज कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ यूएसएमसीए एग्रीमेंट? कम ऑन. लाइव चैट कमेंट सेक्शन तो नहीं है, यहां पर रिकॉर्डेड कमेंट सेक्शन है, तो लिखो यूएसएमसीए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई साहब? ये आप बताओगे मुझे, ताकि मुझे ही पता लगे कि हाँ भाई कुछ पढ़ रहे हो. तो इस एग्रीमेंट के अंदर मैक्सिको पार्ट था दोस्तों इसके अंदर. राइट. हाँ, बड़ा ही अजीब क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बच्चों को एक्सपेक्टेशन नहीं होती. तो विच वन ऑफ दिस इज द मेन रीजन व्हाई GATT लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? GATT खत्म क्यों हो गया? उसके बहुत सारे रीजन थे. बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं संभाल पा रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रेड नहीं संभाल पा रहा था, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेड नहीं करता था. तो बहुत सारे रीजन थे यहां पर. जो भी जस्टिफाइड रीजन ऑप्शन पढ़ने के बाद मिलेगा वो आप ठीक करोगे. तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहा था. राइट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको खत्म कर दिया. और भी बहुत सारे रीजन थे. मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक आज भी एग्रीकल्चर ट्रेड का बना हुआ है, ये सबको पता है. इंटरनेशनल ट्रेड में भाई साहब 88 है क्वेश्चन. पढ़ो जरा, मैच करके देखो, वीडियो पोज करो, चलो मैच करके देखो. कम ऑन, कौन सा सही है? चलो जी, सबसे पहले लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग.
लंबे टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एफडीआई होती है। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्पेकुलेटिव इन नेचर, ये एफपीआई होती है। एफपीआई कहीं लिखा है, ये एफपीआई। अच्छा जी। फिर लिखा है हेल्प डेवलपिंग कंट्री बेनिफिट फुली फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ये दोस्तों मेन मोटिव था डब्ल्यूटीओ का। बस पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ दूसरा, बी के साथ 1, सी के साथ 4, यही वाला जा रहा है, ये ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन विच वन इन्वेस्टर इस्टैब्लिश अ बिजनेस एक्टिविटी इन अ फॉरेन कंट्री विच इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी इन सम वे सप्लीमेंट इट मेजर एक्टिविटी। क्या बोल रहा है ये? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हमने टाइप्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड है भाई साहब। एप्पल कंपनी अमेरिका में है, वो इंडिया में भी एप्पल का बिजनेस खोल ले, एफडीआई करे, तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट होती है। सेम बिजनेस उसने वही कर दिया, राइट। लेकिन मेन एप्पल है, बिजनेस एप्पल के फोन है, उसका कोई कंपोनेंट बनाने लग जाए, सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में बनाने लग जाए, तो बोलेंगे भाई जो उसका मेन काम है, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर इसने काम करने की कोशिश की है, लेकिन जो भी डिफरेंट काम है सेमीकंडक्टर का, वो इसी काम को सप्लीमेंट करेगा, मतलब इसको ही सपोर्ट करेगा। ऐसी एफडीआई को बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। क्या बोलते हैं? वर्टिकल एफडीआई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। 89वां क्वेश्चन है ये। हाँ, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट बोल दो, वर्टिकल एफडीआई। क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या स्ट्रॉन्ग करेंसी हो जाए किसी देश की, फॉर एग्जांपल 90 रुपए का $1 आता था पहले, अब 80 रुपए का $1 हो जाए तो मजे ही आ जाए, तो इससे हमारे देश की करेंसी तो स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग वर्ड नहीं यूज किया हुआ यहां पर, वैल्यूएबल यूज किया हुआ है। हमारे देश की करेंसी वैल्यूएबल हो जाएगी और इट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ लार्जर अमाउंट। अब विदेशी मुद्रा ज्यादा देनी पड़ेगी अगर हमारी करेंसी खरीदनी है तो, हमारी करेंसी के मामले में, राइट। तो लार्जर विदेशी मुद्रा, डॉलर ज्यादा लगेंगे इंडियन रुपीज परचेज करने में। अब वाई अगला लिखा हुआ भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिस्कल रिफॉर्म्स। लास्ट वाला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, हमने वहां पर 1991 के अंदर कुछ रिफॉर्म किए थे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। तो फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में यहां पर बात हो रही है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन के रिलेटेड रिफॉर्म की बात हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिफॉर्म्स, यानी कौन कौन सी लाइन फिस्कल रिफॉर्म से रिलेटेड है, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म से कौन कौन सी लाइन यहां पर रिलेटेड है। दोस्तों, इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंसेस, टैक्स की बात की गई है यहां पर, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शंस, सरकार की री इन्वेस्टमेंट की बात यहां नहीं की गई है, प्रॉफिटेबल ऑप्शंस की। एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करवाना कि हाँ भाई अब कुछ ऐसे बिजनेस है जिसको प्राइवेट सेक्टर भी ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस में आ सकते हैं। बिल्कुल सही था। थर्स्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा कम करवाना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टैक्सेशन सब आता है इसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना भी इसके अंदर आता है। बी वाला नहीं आता। 1, 3, 4 ठीक है, 1, 3, 4 सी वाले के साथ जा रहे हैं, राइट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी। प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तो इंडिया कैसा था दोस्तों? तो इंडिया के अंदर सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे, है ना, और सिटीज के अंदर ज्यादा बिजनेस चलता था, सेंटर फॉर कॉमर्स बनी हुई थी सिटीज, ओके। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिफॉर्म होने की यहां पर बात हो रही है, और ये भी हमारा चैप्टर नंबर 10 से सारे के सारे क्वेश्चन है। तो इट इज अबाउट रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। जो इंपोर्ट था विदेशों से हम इंपोर्ट करवाते हैं, अब दोस्तों उसके लिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर थोड़ा आसान बना देना या खत्म कर देना, ये भी एक रिफॉर्म था कि विदेशों से इंपोर्ट करवाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं, रिफॉर्म ही था, सुधार की बात हो रही है, ठीक है। सुधार, रिफॉर्म का मतलब सुधार, कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होना, इस तरीके से आपको जानना है, ओके। विच इनिशिएटिव बाय द नीति आयोग प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को कौन प्रमोट करता है? अब भाई देखो जी, शून्य कैंपेन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करता है। ई अमृत पोर्टल है जहां पर इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन की पूरी नॉलेज है। मेरी तरफ से आंसर इसका बी ठीक होना चाहिए। शून्य कैंपेन के अंदर हम लिखते हैं मतलब देश के अंदर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कि ई व्हीकल्स को भी आप यूज कर सकते हो, राइट। और ई अमृत एक ऐसा पोर्टल है जहां पर बेसिकली ई व्हीकल्स की नॉलेज, इंफॉर्मेशन सब लिखी होती है। तो दोनों में ई व्हीकल की बात की हुई है दोस्तों, राइट। एक और था फास्टर अडॉप्शन ऑफ
ई व्हीकल से रिलेटेड, फेम इंडिया, इसके अंदर भी ई व्हीकल को प्रमोट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। तो यार यहां पर आईसीआई मॉड्यूल ने दोनों को सही आंसर बताया है। जिस बच्चे ने जो ठीक कर दिया हो उसको वो आंसर में नंबर मिल जाएगा। अब ये आईसीआई की कहानी है, मेरी तरफ से बी है, पेपर के अंदर कभी आ जाए तो करना, लेकिन आप दोनों में से कोई भी कर दो क्योंकि दोनों देखे हुए हैं। तो बोथ ए एंड बी यहां पर ट्रू बताए हुए हैं, दोनों ही ट्रू हैं। आपने जो कर दिया हो आप उसको ठीक मान लो, मतलब आईसीआई भी ठीक मानेगा। अर्ली लिबरलाइजेशन कब स्टार्टिंग हुई थी? 1980s में हुई थी। 1980s के टाइम को बोलते हैं अर्ली लिबरलाइजेशन का टाइम बेसिकली, ठीक है। सीड्स ऑफ लिबरलाइजेशन यहां पर बो दिए गए थे। और व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिवलीहुड एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट। लेटेस्ट एस्टिमेट मतलब नए नए ताजा ताजा डेटा के अनुसार कितना परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यहां पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर डेटा है 47%, ठीक है, ध्यान रखना डेटा ही है भाई, डेटा भी याद करने के लिए बोल दिया। विच गवर्नमेंट स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉस। किसी का क्रॉप लॉस हो जाए, क्रॉप डैमेज हो जाए तो फार्मर को क्या फायदा मिलेगा? तो दोस्तों फार्मर को फायदा मिलेगा यहां पर कि उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी, तो उसके क्रॉप लॉस को थोड़ा कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा, तो ये फायदा है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कॉन्सेप्ट यहां पर शुरू किया गया इस चीज के लिए। विच रेजिम रिप्लेस्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, ये WTO के कुछ एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं, 16 एग्रीमेंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि FIPB को रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है? तो वो है FIF पोर्टल, ठीक है ना। FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को रिप्लेस करके FIF आ गया, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये वहां नहीं दिया हुआ था, ये दूसरे उसमें दिया हुआ था, ठीक है ठीक है। हाँ, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या थी? अब ये रैंक भी पूछने लग गया भाई, तुम्हें इतना भी याद करना पड़ता है। 40 रैंक थी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी रिप्लेस्ड मर्चेंडाइज्ड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम इन 2021 में इस स्कीम को रोड टैप ने रिप्लेस कर दिया था। रोड टैप, ठीक है। रोड टैप की आप मेरे को फुल फॉर्म बता सकते हो कि सही क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ तुम्हारे ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आई होप आप इसको फास्ट भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, और जितना जल्दी कर लो उतना बढ़िया यार। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। हो गया मई 2025 वाला अटेम्प्ट आप बोल रहे थे, ठीक है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।